Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to discuss about the biosynthesis of terpene and polyphenols. In the previous video I have already discussed about the terpenes, polyphenols, and in polyphenols I have discussed about the flavonoids. There is different type of flavonoids, but here today I am going to only discuss about the biosynthesis. Biosynthesis actually होता क्या है? Simply कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ व्हाट आर दे टर्पीन पॉलीफिनॉल्स एल्केलाइड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके होते क्या है? एक तो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक में आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिसे आपकी बॉडी में पूरा प्रोसेस चलता है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जब ब्रेक डाउन होता है देन वो आपको बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आज मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ, मेनली ये क्या होता है, इसमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टर्पीन्स के भी एक आध दो पार्ट, ठीक है, यही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बॉडी में बनती हैं, अदरवाइज़ हमें इस पर प्लांट सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो बायोसिंथेसिस मीन्स कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से कोई चीज़ सिंथेसाइज करें देन इट इज़ नोन एज बायोसिंथेसिस। मतलब प्लांट इस टर्पीन्स को अपने अंदर कैसे बनाता है, पॉलीफिनॉल्स को प्लांट कैसे बनाता है, दिस इज़ नोन एज बायोसिंथेसिस ऑफ दिस वन। टर्पीन्स तो मैंने बहुत पहले ही आपको ओवर कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने बायोसिंथेसिस को डिस्कस नहीं किया था। पॉलीफिनॉल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने उसके बायोसिंथेसिस को डिस्कस नहीं किया था, और अभी एल्केलाइड्स मैंने कवर किया नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टर्पीन्स से। टर्पीन्स यूनाइट वेरी वेल, इट इज़ मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ओके, नाउ टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस दो तरीके से होती है। एक बोला जाता है MVA पाथवे एंड अनदर वन इज़ MEP पाथवे। ये MVA एंड MEP पाथवे सिंपली ये है कि इनका ये नाम है मेवालोनिक एसिड पाथवे। मतलब जब आपका ये बायोसिंथेसिस होती है, जब प्लांट इनको बनाता है, तो जो पहला इंटरमीडिएट बन के आता है दैट इज़ मेवालोनिक एसिड पाथवे। टर्पीन्स के लिए जो पहला इंटरमीडिएट इसमें बन के आता है वो बोला जाता है मिथाइल इरेथ्रियोल फॉस्फेट पाथवे। दैट्स वाई दे आर द टू डिफरेंट पाथवे, MVA एंड MEP। ओके, पॉलीफिनॉल्स मैंने आपको बताया इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स में क्या होता है, OH कंटेनिंग ग्रुप होते हैं बिकॉज इट इज़ द फिनॉल ग्रुप। इसको हम दो तरीके से करते हैं, सिकमिक एसिड पाथवे एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। ठीक, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। इनका नाम एक्चुअली डिपेंड करता है कि इनके बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट वाज द सिकमिक एसिड इंटरमीडिएट। ठीक, नाउ एल्केलाइड्स को मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करूँगा, तो आज टोटली फोकस होगा टर्पीन्स एंड पॉलीफिनॉल्स के बायोसिंथेसिस पे। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखूँ अगर मैं आपसे, तो देखो MVA पाथवे एंड MEP पाथवे, इन दोनों में क्या है, मेलोनिक एसिड एंड इरेथ्रियोल। ठीक, ये पाथवे एक्चुअली इन्हीं पाथवे को हम आप बोलते हो एसीटेट पाथवे। एसीटेट पाथवे क्यों? सबसे बड़ी बात, आप एसीटेट बोलते हो कि उसको एसीटेट मतलब आपके दिमाग में आता है एस्टर। एस्टर मतलब यू हैव दिस COOR बॉन्ड। ठीक, RCOOR। तो एसीटेट पाथवे का मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जो आपके शुरू के इंटरमीडिएट्स बनेंगे जिस पर उसका नाम दिया जाता है, वो होते हैं आपके एस्टर। जैसे आपको मैं वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था मेवालोनिक एसिड, और यहाँ पे देख लो एसीटेट मेवालोनेट हो गया। मेवालोनेट का मतलब वो एसिड को हमने किस में बदल दिया, एस्टर। ओके, तो ये बुलाया जाएगा एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था टर्पीन्स है, टर्पीन्स इज़ मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेवालोनेट पाथवे है, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, टर्पीन एंड स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होगा, और यहीं पे आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मेशन होगा। यही आइसोप्रीन यूनिट जुड़ जुड़ के आपके टर्पीन्स एंड टर्पीनॉइड्स बनाएंगे। दूसरा है वही, यहाँ पे था मेवालोनेट, यहाँ पे है मेलोनेट पाथवे। सेम चीज़ जैसे वहाँ पे था, ये आपको सिंथेसिस करते हैं फैटी एसिड्स। ठीक, नाउ सिकमिक एसिड पाथवे, इनको भी मैं डिटेल में बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको बस ब्रीफ कर रहा हूँ। सिकमिक एसिड पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे में भी इट इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक पाथवे। आपका जितने भी बायोसिंथेसिस होते हैं दे आर एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कैसे बनाते हैं। सिकमिक एसिड पाथवे जो टोटली डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट मीन्स
कि आपका यहाँ पे ये जो साइकिल शुरू होती है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है, प्लांट में होता है। जैसे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के दो पाथवे होते हैं, एक तो होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, ग्लाइकोलिस, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, प्लांट में, एनिमल में ये सिक्किमिक एसिड पाथवे टोटली डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बॉडी में दो तरीके से होता है, बॉडी में और प्लांट में दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज में C6H12O6 मतलब 6 कार्बन टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, प्लस ATP में, यही तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया ग्लाइकोलिसिस पाथवे जहाँ पे 6 कार्बन टूटता है। दूसरा होता है आपका पेंटोस पाथवे। पेंटोस पाथवे का मतलब हो गया कि जहाँ पे 5 मेंबर रिंग। अब ध्यान से देखना, इसकी अगर आप साइक्लिक फॉर्म के ग्लूकोज की बात करते हो तो सॉरी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो या शुगर की बात करते हो तो साइक्लिक फॉर्म में या तो 6 मेंबर में मिलता है या तो 5 मेंबर में मिलता है। तो 6 मेंबर रिंग से जो ग्लूकोज जा रहा है उसको आप बोलते हो ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ से 5 मेंबर से जो रिंग ब्रेक डाउन होंगे उनको बोलते हो पेंटोस पाथवे। तो ये दोनों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी जब आप सिक्किमिक एसिड पाथवे पढ़ोगे तो प्रिकर्सर मतलब कि जब जहाँ से सिक्किमिक एसिड पाथवे शुरू होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में आके कंबाइन करते हैं, तो एक पोर्शन आता है आपका ग्लाइकोलिसिस से, दूसरा पोर्शन आता है आपका पेंटोस फॉस्फेट से। जब मैं डिस्कस करूँगा तब विल टेल यू। तो ये दोनों फिर आपस में, यहाँ का प्रिकर्सर और यहाँ का प्रिकर्सर आपस में मिल के कंबाइन करके इस साइकिल को शुरू करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में जाके सिक्किमिक एसिड भी बनता है, दैट्स व्हाई इट नेम एज सिक्किमिक एसिड। Okay, it is the metabolic pathway. It occurs in plant, bacteria, but not in human beings. ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होता है बट ह्यूमन बींग्स में ये नहीं पाए जाते हैं बिकॉज दे आर द प्लांट मेटाबोलाइट्स। इसके प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से ये स्टार्ट हुए थे, एक तो है आपका फॉस्फोइनाल पायरुवेट। फॉस्फोइनाल पायरुवेट इसको आप PEP भी बोलते हो, ये आपको मिलता है ग्लाइकोलिसिस से। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जब आपके कई सारे स्टेप वाइज रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको CO2H2 मिलता है, तो उसमें एक इंटरमीडिएट मिलता है PEP, फास्फोइनाल पायरुवेट। तो इसका एक प्रिकर्सर आता है ग्लाइकोलिसिस से, दूसरा प्रिकर्सर आता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से कौन सा आता है, पेंटोस पाथवे जो मैंने आपको सेकेंड वाला बताया था, वहाँ से आता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फिर ये दोनों कंबाइंड करके इस सिक्किमिक एसिड पाथवे को आगे लेके जाता है। एक चीज़ और, सिक्किमिक एसिड पाथवे सिर्फ बनाता क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक अमीनो एसिड ही बनाता है और लास्ट में चल के और कुछ नहीं बनाता। इसके जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो आगे जाके फ्लेवोनाइड्स में या पॉलीफिनॉल बनाते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीफिनॉल पढ़ रहे हो, यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीफिनॉल, और उसमें आप हमको पढ़ना क्या है, सिक्किमिक एसिड पाथवे एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। ठीक, मेलोनिक एसिड पाथवे मैं नहीं कवर कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किमिक एसिड पाथवे। सिक्किमिक एसिड पाथवे या इसी को आप जैसे मेलोनेट एस्टर वाला मैंने बताया था कि मेलोनेट पाथवे वही है ये। ठीक, तो ये सिक्किमिक एसिड पाथवे में भी आपको पता है कि ये सिर्फ क्या बनाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड बनने के बाद फिर वो आपको बनाएंगे क्या, पॉलीफिनॉल्स। ठीक, तो सिक्किमिक एसिड पाथवे इज ओनली फॉर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और एरोमेटिक अमीनो एसिड आपके कौन कौन से हैं, फिनाइल एलेनिन, ठीक, आपके हैं टायरोसिन और आपका है ट्रिप्टोफैन। तो इसका मतलब ये 3 अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड सिक्किमिक एसिड पाथवे देखता है बिकॉज ऑफ द टू प्रिकर्सर, वन इज द PP विच इज coming from glycolysis and erythrose 4 phosphate which is coming from the pentose pathway. Okay, now सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन। बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट मैंने आपको बताया था, टर्पीन में सिंपल एक जो होता है मोनोटर्पीन में, उसमें 10 कार्बन होते हैं। 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलती है, किसके 5 कार्बन रहेंगे तो आइसोप्रीन यूनिट बोली जाएगी। कम से कम 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगे तब जाके 10 कार्बन का बनेगा, उसको बोलते हो मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, देन पॉलीटर्पीन, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे हम 2 पाथवे फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक है MVA मेवोलोनेट पाथवे, एक है MEP पाथवे।
ये दोनों एक तरह से कह लो आप तो एक साथ चलते हैं प्लांट में। एक होता है साइटोसेल में, साइटोसेल में सिंपली होता है कि सेल के अंदर, ठीक, प्लांट सेल के अंदर जो भी सेल प्लाज्म होता है, सेल के अंदर अगर चीज़ हो रही है सेल प्लाज्म में, ठीक है, सेल तो उसको बोलोगे आप साइटोसोल। और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल होता है उसमें होती है एमईपी पाथवे। दोनों में डिफरेंस है। साइटोसोल इज एक्चुअली सेल प्लाज्मा एंड इट इज़ द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ओके, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये चलती है साइटोसोल में। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम में ये भी क्या है, एस्टर ही है, लेकिन ये एस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो आपका एस्टर में होता है क्या है, आर, मान लो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, COO आर, दिस इज योर एस्टर ग्रुप। लेकिन एसाइल कोएंजाइम में दिस O इज रिप्लेस्ड बाई दिस S। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एसाइल कोएंजाइम ए। इसमें कार्बन कितने हो गए आपके, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसलिए कि इसकी ये पूरा एसाइल ग्रुप है, एसाइल। उसके बाद लगा हुआ है आपका कोएंजाइम, ठीक। दिस वन इज एसाइल कोएंजाइम एंड इट हैज़ ए 2 कार्बन। आप इधर का छोड़ दो बिकॉज दिस इज द एंजाइम, इट हैज़ ए 2 कार्बन। अब यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो 2 कार्बन 3 मॉलिक्यूल मीन्स कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। दिस वन इज एसाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट की रिएक्शन और होती है, मैं उसको बताने नहीं जा रहा हूँ। किसकी, पहली बात तो ये तीनों एसाइल कोएंजाइम में आपस में रिएक्ट करेंगे, एक नहीं 3 आपस में रिएक्ट करेंगे। और 3 रिएक्ट करने के बाद एक और स्टेप होती है यहाँ पे, तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी निकलेगा एंड डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, ठीक, ओके। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि इंटरमीडिएट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके बाद जहाँ से एसाइल कोएंजाइम में प्रिकर्सर है, दिस वन इज द प्रिकर्सर, जहाँ से शुरू होता है उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इंटरमीडिएट इज मेवालोनिक एसिड। ये मेवालोनिक एसिड 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है, ठीक। यहीं पे जो 3 कार्बन 3 मॉलिक्यूल 2 कार्बन के मिले थे, तीनों ने मिला के बिकॉज ऑफ द 2 स्टेप्स दे विल फॉर्म मेवालोनिक एसिड। और इसी मेवालोनिक एसिड प्रिकर्सर के बाद ये जो पहला इंटरमीडिएट है, इसी पे इसका नाम पड़ा हुआ है MVA पाथ। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख लें मेवालोनिक एसिड में अब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज पायरोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन आपको पता है कौन करता है, ATP से ADP में जब जाएगा, मतलब ADP ATP में जाएगा तो लेता है, ATP विल चेंज इनटू द ADP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब डाईफॉस्फेट में चेंज होगा इसका मतलब उसने एक अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पायरोफॉस्फेट, पायरो का मतलब वहाँ पे कितने फास्फोरस जुड़ेंगे, 2। जहाँ भी पायरो वर्ड यूज होता है इट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ 2 फास्फोरस ग्रुप। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्या है, आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा मेवालोनिक एसिड, ठीक। मेवालोनिक एसिड में ये OH क्या करेगा, यहाँ पे 2 फास्फोरस ग्रुप जुड़ जाएंगे लाइक दिस वन। O के बाद P and P, 2 फास्फोरस ग्रुप जुड़ गए, दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फेट, ठीक। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन की करने कि जहाँ भी अगर आपको बायोसिंथेसिस में यह दिखे एंजाइम के से तो करता क्या, वो COOH को चेंज कर देता है CO2 में, मतलब एक तरह से ये ग्रुप गायब हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाता है। CO2 कहाँ से निकलेगा, जहाँ भी एसिड ग्रुप रहेगा COOH ग्रुप वो रिमूव्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है पायरोफॉस्फोराइलेशन। सेकंड स्टेप गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे आपको तीसरा दिखाया गया है बट एक्चुअली इट इज़ द सेकंड स्टेप एंड दिस वन इज़ द थर्ड स्टेप। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हेन मेवालोनिक एसिड विल चेंज इनटू दिस प्रोडक्ट व्हाट विल बी द स्टेप इट दे फॉलो। तो द फर्स्ट वन इज पायरोफॉस्फोराइलेशन, सेकेंड वन इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब देखो पायरोफॉस्फोराइलेशन में आपने क्या किया, यहाँ पे 2 फास्फोरस जो ग्रुप जोड़ दिए। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये हो गया कि आपका ये ग्रुप निकल के बाहर हो गया। एंड द लास्ट वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलना। अब देखो ये ग्रुप अगर बाहर हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा CH3OH। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से, यहाँ का H और यहाँ का OH निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक। तो अगर ये डबल बॉन्ड आता है तो अब आप देखना ये OH अब रहा नहीं, ये ऊपर वाला OH डिहाइड्रेशन में निकल गया, COOH डीकार्बोक्सिलेशन में निकल गया और ये OH 2 फास्फोरस के साथ OPP बॉन्ड बना लेता है। तो अब आपके पास जो आता है, ध्यान से देखना, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आया था आपने उसको ये लिख दिया, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो आपका ये है। उसके बाद अगेन दिस CH2, फिर दिस CH2, उसके बाद O, उसके बाद P and P।
ठीक, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, दिस इज 5 कार्बन एंड इसको बोलते हैं, आपको पता ही है, आइसोपेंटाइल। किसकी, ये एन पेंटाइल नहीं है, एन पेंटाइल का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे साइड चेन एन में नहीं होगा, यहाँ पे साइड चेन है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट बिकॉज यू हैव एडिंग 2 phosphorus group here, then it is known as IPP and it has a 5 कार्बन। तो आपका MBA पाथवे से आपने देखा इसाइल कोएंजाइम से शुरू किया था, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 3 2 कर लेना, इसको ये गलती से हुआ है, ठीक। तो MBA पाथवे में आपको मिलता है क्या, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट IPP, इट हैज़ ए 5 कार्बन। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट पाथवे। नाउ द सेकेंड पाथवे इज MEP पाथवे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सेल, प्लांट सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट में होगा। नाउ इसका प्रिकर्सर होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड आपको पता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, 1 2 3 कार्बन का होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट OP। मैं फास्फोरस में आपको पूरा S3PO4 जो फास्फोरस होता है किसकी, यही ऐड होता है, लेकिन इस सारे को मैं P से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे फास्फोरस ऐड हो चुका है। दूसरा है पायरुवेट में लिखा हुआ है, इट इज़ पायरुविक एसिड, ठीक है, CH3COC11OS, दिस इज द पायरुविक एसिड, इट हैज़ आल्सो 3 कार्बन। अब अगेन 3 कार्बन और 3 कार्बन मिक्स करके आपको बनाएंगे क्या, 6 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन का, देखना 3 और 3 मिलके बनाने थे 6, लेकिन एक स्टेप क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब अगेन एक चीज़ ध्यान देना कि डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो मैंने आपको बताया था क्या, COOH एसिड विल रिमूव्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहाँ पे एसिड कहाँ पे है, एसिड आपका दिस वन ग्रुप इज़ द एसिड, तो ये रिमूव्ड आउट हो जाएगा। अब अगेन देखो ये रिमूव्ड आउट होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, एसाइल ग्रुप, ठीक। यही एसाइल ग्रुप एक तरह से क्या है, देखोगे अब तो कहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, दिस विल चेंज इनटू द OH ग्रुप, ठीक। अब यही पे आपको देख लो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, दिस CH3 आपका कहाँ से आया, आपको दिख रहा होगा, CH3 हो गया ये, ठीक है ना, COH CH2, उसके बाद आपका ये पूरा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो कहने मतलब 3 3 6 मिल के 6 बनाने थे, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन की गांठ यहाँ भी आपको बनता क्या है, 5 कार्बन का है, एंड दिस इज नोन एज मिथाइल इरिथ्रोट्राइटियोल फॉस्फेट। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है मिथाइल इरिथ्रियोल फॉस्फेट पाथवे, दिस इज मिथाइल इरिथ्रियोल फॉस्फेट, ठीक है, दिस वन इज़ द MEP। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी देखो दोनों प्रिकर्सर के बाद जो पहला इंटरमीडिएट बना है दैट इज़ MEP, ठीक। इसी MEP के नाम पे इसको दिया गया है MEP पाथवे, मिथाइल इरिथ्रोटियोल फॉस्फेट। ओके, नाउ ये 5 कार्बन का हो गया। अब इस 5 कार्बन के बाद इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब देखो वहाँ पे तो ऑलरेडी एक फॉस्फेट यहाँ पे था, और दूसरा अगर फॉस्फोराइलेशन होगा तो एक फॉस्फेट और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया फॉस्फोराइलेशन। अब देखना, आप ये मत सोचना कि फास्फोरस के साथ फास्फोरस कैसे ऐड होगा, क्योंकि फास्फोरस इस फॉर्म में होता है OH एंड OH गाइस, तो ये फास्फोरस के OH से दूसरा फास्फोरस ऐड हो जाएगा। एक्चुअली PP को हम जब डाई फास्फोरस लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है POP, ठीक। तो मतलब इसके बाद OH रहा होगा, वो उस OH से दूसरा S3PO फिर ऐड हो गया, क्लियर। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, डिहाइड्रेशन मतलब जहाँ भी लगा, हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद आप क्या है, डिहाइड्रेशन। अगेन डिहाइड्रेशन आपको पता है क्या कराएगा, यहाँ से OH निकलते यहीं पे डबल बॉन्ड आ जाना है, ठीक। और फॉस्फोराइलेशन, तो अगेन आपको जो मिलेगा सेम टाइप का 1 2 3 4 5 OPPP, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट, DMAAP, ठीक। ये अब ये दोनों यहाँ से जो आपके निकल के आया था दैट वाज IPP, यहाँ से जो निकल के आया वो है DMAPP, ठीक। ये दोनों आपस में आइसोमराइज होते रहते हैं। आइसोमराइज मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक। चेंज होने का मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, डाईमिथाइल एलाइल है। डाईमिथाइल एलाइल का मतलब गाइस कंफ्यूज मत होना यहाँ पे नाम से, कि एक्चुअली ये बॉन्ड यहाँ रहता है, इसकी यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक। यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं था तो आप टेंशन मत लेना, यहाँ पे OH है तो कभी कभी ये OH अगर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा। तो
अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा तो आप देखो उसका क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो दैट इज डाईमिथाइल, और इस कार्बन से देखा जाए तो ये एलाइलिक पोजीशन होगा अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है तो डाईमिथाइल एलाइल डाईफॉस्फेट और ये दोनों आपस में आइसोमराइज करते रहते हैं, ठीक है ना। आइसोमराइज ये आपस में मतलब इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन दोनों के पास देखा जाए तो इट हैज़ ए 5 कार्बन एंड इट हैज़ आल्सो ए 5 कार्बन, ठीक। IPP एंड DMA में APP, ये आया है MVA पाथवे से एंड ये आया है MEP पाथवे से। नाउ ये दोनों आपस में अब कंबाइंड करके, अब देखना दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करके ये क्या बनाते हैं, 5 कार्बन इट विल चेंज इनटू द 10 कार्बन, ठीक। 10 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OPP, ये आपका साइड चेन इस तरह से चलता रहेगा। अब ये बना है मोनोटर्पीन, मैंने आपको बताया था 10 कार्बन का मतलब मोनोटर्पीन, और इसी को बोलते हैं, अभी IPP था आइसोपेंटाइल, अब इसी को बोलेंगे जिरेनाइल डाईफॉस्फेट। जिरेनाइल का मतलब इट हैज़ ए 10 कार्बन GPP। अब एक चीज़ और देख लो, ये आइसोप्रीन यूनिट थी, ये भी आइसोप्रीन यूनिट है, आपको ये भी पता है। दिस वन इज़ द हेड, दिस वन इज द टेल, ये हेड ये टेल, तो इन दोनों में ज्वाइनिंग किस साइड से हो रही है, टेल टू टेल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टेल प्लस टेल, ठीक। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 10 कार्बन का, तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, मोनोटर्पीन, ठीक। एंड दिस 10 कार्बन इज नोन एज GPP या जिरेनाइल डाईफॉस्फेट। नाउ जिरेनाइल डाईफॉस्फेट के बाद आप देखो अगेन ये क्या करता है, IPP से रेट करेगा। IPP को यू नो इट वेरी वेल कि इट हैज़ ए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है, तो फिर अगेन ये क्या बना लेगा, देखो अगेन आपको 15 कार्बन बना लेना है। ज्वाइनिंग वही हो रही है, टेल टू टेल, ये दोनों थे ही, ठीक। यहाँ पे उसके बाद एक और आ गया IPP, ये बना दिया। अब कहने मतलब आप सोच लोगे कि हर बार ये कहाँ जाता है, फॉस्फेट, क्योंकि ये जब रिएक्ट करेगा तो एक तो फॉस्फेट ग्रुप निकल के बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। ये किसी न किसी तरह से डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप बाहर हो जाएगा एक, ठीक है। इट्स ए सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे आपका जिरेनाइल के बाद तीसरा हुआ, तो आपके 10 कार्बन थे, अगेन 5 कार्बन ऐड होंगे तो वो क्या बन जाएगा, 15 कार्बन का। आप बोलोगे इसको फिरेनाइल डाईफॉस्फेट, दिस इज सेस्क्यूटर्पिन। सेस्क्यूटर्पिन में आपको पता ही होगा कि 3 कार्बन के लिए होता है सेस्क्यूटर्पिन, ठीक। नाउ इट इज़ जिरेनाइल फॉस्फेट। अब देखो ये भी हो सकता है कि 2 मोनोटर्पिन मिलके बना लें, जो ये जिरेनाइल डाईफॉस्फेट 2 कंपाउंड मिलके 20 बना सकते हैं। सेस्क्यूटर्पिन में 15 कार्बन है, 10 कार्बन यहाँ से 5 IPP वाले जुड़ गए, तो ये हो गया 15 कार्बन। अगर 2 फिरेनाइल डाईफॉस्फेट कंपाउंड आपस में जुड़ें तो वो 30 कार्बन का बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ते रहता है। एंड द लास्ट वन इज़ फिरेनाइल डाईफॉस्फेट में फिर से अगर IPP जुड़ जाता है तो वो कितने कार्बन का बना लेगा, यहाँ पे 15 था, अब यहाँ पे कितने हो गए 20 कार्बन। इसका मतलब कि जिरेनाइल का दुगना, जिरेनाइल में कितना था 10 कार्बन, यहाँ पे अब कितना आ गए 20 कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं जिरेनाइल डाईफॉस्फेट। एक जिरेनाइल में कितने कार्बन 10 कार्बन, दूसरे जिरेनाइल में कितने कार्बन 10 कार्बन डाईफॉस्फेट। तो मतलब यहाँ पे था 15, एक IPP जोड़ दिया तो GGPP जिरेनाइल डाईफॉस्फेट, और ये बनाता है आपका पॉलीपेप्टाइड पॉलीटर्पिनॉइड्स, इट हैज़ ए 20 कार्बन, ओके। तो ये टोटल आपका हो गया, दिस इज़ द पाथवे। आपने 2 तरीके से देखा, इसी को आप एसीटेट पाथवे भी बोलते हैं गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आप एसीटेट पाथवे भी बोलते हो, ठीक। क्योंकि ये भी आपके एक तरह से फाइटोकेमिकल्स ही हैं जो केमिकल में मिलते हैं। सेकेंडरी दे आर द फाइटोकेमिकल्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक फ्लेवेनॉल्स एंड एल्कोलाइट्स, ठीक। तो आपने MBA पाथवे देखा, आपने MMBP पाथवे देखा। MBA में आपको पता है साइटोसोल में होता है, साइक्लोएंजाइम से शुरू होता है, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस पायरुविक एसिड से शुरू होता है, दोनों बनाते हैं। ये स्टेप ये इंपॉर्टेंट है कि जो कि आप किस स्टेप से होते हैं, कि पहले क्या होगा फिर बाद में क्या होगा फिर बाद में। यहाँ पे बना आपका IPP, यहाँ पे आपका बना DMAPP। IPP एंड DMAPP दे आर आइसोमराइज टू ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद ये बनाते हैं GPP जिरेनाइल डाईफॉस्फेट ऑफ 10 कार्बन, उसके बाद IPP जोड़ के फिरेनाइल डाईफॉस्फेट 15 कार्बन, उसके बाद फिर से IPP जोड़ के GGPP जिरेनाइल डाईफॉस्फेट मिलके ये 20 कार्बन का बनाते हैं। ये मोनोटर्पिन, सेस्क्यूटर्पिन एंड पॉलीटर्पिन। दिस इज ऑल अबाउट दिस आपका एसीटेट पाथवे एंड ऑल अबाउट फॉर द टर्पिन्स एंड टर्पिनॉइड्स, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज
सिक्मिक एसिड पाथवे, दिस सिक्मिक एसिड पाथवे मैंने आपको बताया था बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, ये फिनॉल्स के लिए होता है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सिक्मिक एसिड पाथवे में, सिक्मेट पाथवे में इंटरमीडिएट बनता है सिक्मिक एसिड, एंड ये बनाते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में मैंने आपको बताया ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन। इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि फ्लेवोनॉइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, फ्लेवोनॉइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। ट्रिप्टोफिन ये बनाता तो है, लेकिन ट्रिप्टोफिन का यूज़ आपका इसमें फ्लेवोनॉइड्स के सिंथेसिस में नहीं होता है। ठीक, फ्लेवोनॉइड्स के सिंथेसिस में सिर्फ इन दोनों का यूज़ होता है। आई विल मेनली फोकस ऑन दिस फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एंड टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। नाउ शुरू करते हैं। दिस वन इज, आपने देखा था वहीं पे कि यही तो था CH3COCOH, दिस वन इज पायरुवेट, यू कैन से पायरुविक एसिड, इट्स नॉट ए पायरुवेट, इट इज़ ए पायरुविक एसिड। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, ये चेंज हो जाएगा इन ऑल ग्रुप में। इन ऑल का मतलब मैंने आपको बताया था कि केटो ग्रुप चेंज इन टू इन ऑल ग्रुप, इन ऑल ग्रुप में चेंज होगा तो यहाँ पे मान के चलो क्या हो जाएगा OH, ऐसे क्या है ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, तो किस में चेंज हो गया, इनॉल टॉटोमरिज्म हो जाता है इसमें। पायरुविक एसिड विल चेंज इनटू द फास्फो इनॉल ग्रुप, और इस इनॉल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इन, OH यहाँ पे आ जाएगा ऑल, और जब भी OH आएगा वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, फॉस्फो ग्रुप। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, इसको फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। क्लियर। तो सबसे पहले ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, दिस फॉस्फोरिक एसिड विल चेंज टू द फॉस्फो इनॉल फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी इनॉल पायरुवेट, एंड दिस इनॉल पायरुवेट विल रिएक्ट विद द फॉस्फोरस एंड फॉर्म फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक, आपको मैं कहीं कहीं बुक में देखोगे वो साइकिल यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट से। दूसरा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, वहाँ पे भी था MAP पाथवे में, उसमें भी इरिथ्रोज था, यहाँ भी इरिथ्रोज है। इरिथ्रोज का मतलब मैंने आपको बताया भाई, इरिथ्रोज क्या होता है, XY OH OH H H, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और एक साइड में OH एक साइड में हो तो इसको इरिथ्रोज बोलते हैं, ये OH अगर अपोजिट साइड में इसको थ्रियो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, OH एक साइड में है, ये X डिफरेंट है, ये Y डिफरेंट है, और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। तो दिस इज इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड दिस वन इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये दोनों में कंडेंसेशन होता है। ठीक, ये ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है, ये ब्लू से बनाया हुआ है कि कंडेंसेशन होने के बाद दे विल फॉर्म COH COO COH, आइसोमराइज हो जाता है COO CH2, यही CH2 विल अटैक ऑन दिस CHO। ठीक, CHO तो इट विल चेंज इनटू द CHOH। ठीक है, अगेन CHOH CHOH CH2OH। ठीक है, दिस वन इज डिहाइड्रो, डिहाइड्रो क्यों है, डिहाइड्रो नहीं डिहाइड्रोक्सी, डिहाइड्रोक्सी किस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी नहीं है, यहाँ पे, तो इट इज डिहाइड्रोक्सी हाइड्रोजन फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी अरेबिनोज हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिहाइड्रोक्सी अरेबिनोज हाइड्रोजन फॉस्फेट, बिकॉज 7 कार्बन है, 7 कार्बन नोन एज अरेबिनोज, द डिहाइड्रोक्सी अरेबिनोज हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक, नाउ इसका होगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, अब कोर्स आपको पता है कहाँ पे, ये क्या है, ये है एस्टर ग्रुप, आपको ये तो एक तरह से पता है, एस्टर नहीं, इसमें एथर ग्रुप है CH2O P मीन्स एक तरह से R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देखो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा किस पे, 7th कार्बन अटैक करेगा दूसरे कार्बन पे। ठीक, दूसरे कार्बन पे, और ये एक तरह से OH के फॉर्म में जाएगा, और ये आपका OP ग्रुप निकल जाएगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आपने देखा पिछले भी रिएक्शन में कि जब OP दोनों में लगे होते थे, एक अटैक करता था दूसरा निकल जाता था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहीं पे ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जैसे कार्बोनेट ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पे निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे एक तरह से काम कौन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक का, ये अटैक करेगा। ठीक, ये OH में चेंज होगा और ये बाहर चला जाएगा। तो अब देखना कौन सा कार्बन, 2 कार्बन यहाँ है, COOH ग्रुप, तो इसका ये वाला यहीं पे लगा रहेगा, एंड दिस OH ग्रुप विल, डबल बॉन्ड O विल चेंज इनटू द OH ग्रुप। ठीक, उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा कार्बन, चौथे पे OH, पाँचवें पे OH, छठे पे। ठीक है, अब देखना किसकी, 7वें पे जब ये अटैक करेगा तो ये आइसोमराइज होकर बन जाता है छठा वाला कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक, दिस वन इज द साइक्लाइजेशन ऑफ
this one, and this cyclization is known as cyclization product is known as 3-dehydroquinic acid. ओके, 3-dehydroquinic acid सिर्फ एक यही ऐसा है डिहाइड्रो तीसरे पोजीशन पे, क्योंकि इसकी यहीं पे ऐसा है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बाकी सब जगह पे क्या है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 3-dehydroquinic acid। उसके बाद नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में सिंपली रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इसकी ये OH है तो या तो यहाँ से निकले या तो यहाँ से निकले। अब यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, 3 और 7 पोजीशन से आपको पता है कि अगर यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, लेकिन अगर यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, वाटर मॉलिक्यूल का निकले, मतलब कि ये हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ आता है, देखो अगर इस तरह से निकलता है तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। इसलिए OH तो ये है ही है, हाइड्रोजन 7th पोजीशन से निकलेगा ना कि 3rd पोजीशन से, बिकॉज 7th पोजीशन से निकलने के बाद इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो नेचर भी आपको देखने में लग रहा होगा कि नेचर भी आपको क्या करती है, हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाती है, ठीक है। इसी को बोलते हो अगेन आपका यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे आएगा हाइड्रोजन 3-dehydroxy, दिस इज नोन एज सिकमिक एसिड, बट दिस इज 3-dehydroसिकमिक एसिड। नाउ अगेन मैंने जब आपको विटामिन पढ़ाया था, विटामिन बी, तो मैंने बताया था कि दे एक्ट एज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज, ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस में क्या होगा, दिस कार्बोनिल विल चेंज इनटू द OH ग्रुप, ठीक। तो अब आपके पास 3 OH ग्रुप आ गया प्लस दिस वन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द सिकमिक एसिड। यही स्ट्रक्चर आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिकमिक एसिड। तो आपका कार्बोनिल ग्रुप व्हेन रिड्यूस इनटू द OH ग्रुप, दिस इज नोन एज सिकमिक एसिड, ठीक। उसके बाद यही सिकमिक एसिड के बाद फिर देखो जो आपका OH इंट्रोड्यूस हुआ है, अगेन ATP से जब ADP में चेंज हो रहा है, ATP विल चेंज इनटू द ADP। इसका मतलब एक फास्फोरस को लॉस हो रहा है, और वो फास्फोरस कहाँ पे गेन होगा, वहाँ पे। अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कह सकते हो क्यों नहीं हुआ, किसकी, इसके कारण, ये कंजुगेशन के कारण, दिस विल बी द मोर एक्टिव स्पीसीज देन दिस टू, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के बाद ये OH मोर नेगेटिव हो जाएगा, तो फास्फोरस ग्रुप कहाँ पे अटैक होगा आपका, यहाँ पे अटैच हो जाएगा दिस OH पे, दिस इज नोन एज सिकमिक एसिड। तो ये था ही 3-फॉस्फेट, ठीक। नाउ अगेन दिस वन इज आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यू कैन से दिस वन इज PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, yes, this one is phosphoenol pyruvate, and again this phosphoenol pyruvate will react with the secamic acid 3-phosphate and you will get this one। अब देखो phosphoenol pyruvate ने secamic acid 3-phosphate से रिएक्ट किया, ये अब सिंपली क्या करेगा, अगेन आप एक चीज़ और कह सकते हो कि ये तो ऑलरेडी OP में बदल चुका है, यू हैव दिस OH एंड यू हैव दिस OH। अब इसमें से मोर हिंडर्ड कौन सा है, दिस वन, लेस हिंडर्ड कौन सा है, दिस वन। दिस OH विल रिएक्ट विद द, यहाँ पे आप देख लो सिंपली CH2 से, तो ये इस तरह से रिएक्ट कर लेगा। आपका O नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करेगा अटैक। तो अब देखो व्हाट द प्रोडक्ट यू हैव COH जो कि यहाँ पे था, ऑलरेडी है आपके पास, ओके। नाउ यू हैव दिस OH OP एंड आपका ये रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन का OH, देखो अगर इस वाले से आप, और दिस CH2COOH, तो यू विल गेट 5-phenol pyruvyl सिकमिक एसिड 3-phosphate, ठीक। गाइज इसमें बहुत ज़्यादा ना आपको परेशान नहीं होना है नाम लिखने में कि 5-phenol किसकी, सिकमिक एसिड 3-phosphate है, ये आपको पता ही है। आप किस पोजीशन पे इनॉल पायरुवेल लग गया, जो आपका ये था इनॉल, जिस पोजीशन पे लगा है उसका बस नाम लिख दो, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन यहाँ पे मिल गई। अब देखो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस हाइड्रोजन विल रिमूव आउट, ये तो एक तरह से आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस वन इज COH, OH है ही है, ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप निकल चुका है और ये है। अब इसके बाद एक तरह से अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये फिर वो यहाँ पे, ये अटैक यहाँ पे करेगा, ठीक। इसी को बोलते हैं
क्रोज़मिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोज़मिक एसिड का स्ट्रक्चर इसकी ये भी कई बार पूछा गया है। सिंपली देखना यहाँ पे आपका क्या हुआ था, एरोमेटाइज होने की कोशिश हो रही है। मैं आपको सिंपली बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एरोमेटाइज होने की कोशिश किया, यहाँ से ये निकल गया। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन विल रिएक्ट हियर, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखना ये COOH है, ये जो बॉन्ड यहाँ से लगेगा तो ये कहाँ पे लगेगा, CH2 पे, दिस वन इज CH2, ये कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज एसिड ग्रुप, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया OH, तो ये आपका हो गया प्रीफेनिक एसिड। ठीक, क्वेश्चंस क्या, सिक्मिक एसिड पाथवे का आपने देख लिया कि सिक्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपने देख लिया। क्रोज़मिक एसिड के बाद क्या होता है, क्रोज़मिक एसिड के बाद ये साइकिल दो में बाइफर्केट हो जाती है। दो में बाइफर्केट होने के बाद एक में, मैं ये रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ये 3-4 स्टेप के बाद बना था एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड का मतलब COH NH2 ग्रुप एट देयर ऑर्थो पोजिशन। ठीक, एक तो हो गया ये एंथ्रेनिलिक एसिड, दूसरा ये क्रोज़मिक एसिड बनाता है प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड में देखा आपका कि एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, COH ग्रुप है, और ये आपका इस तरह से। ठीक, एक अगेन यहाँ से ध्यान देना, ये दो में कन्वर्ट हुआ है, क्रोज़मिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड एंड प्रीफेनिक एसिड। ओके, नाउ दिस एंथ्रेनिलिक एसिड कई सारे रिएक्शंस के बाद, मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, फॉस्फेनॉल, पायरोफॉस्फेट, सीरीन, अमीनो एसिड्स जुड़ने के बाद इसकी देख लो COH NH2 है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिंग कहाँ से बना है, ये रिंग तो बना है COOH NH2 से। उसके बाद जो सीरीन मॉलिक्यूल है, एमीन ग्रुप आके लगता है, ये सब मिला के बनाते हैं क्या आपको, ट्रिप्टोफैन। मैंने बताया था आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनता है, तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनता है वो बनता है एंथ्रेनिलिक एसिड से। बस मुझे इतना बनाना था, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड आपका था प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड का मैंने बताया था आपको कि COH यहाँ पे लगा था OH, ये डबल बॉन्ड CH2 COH, ये भी दो तरीके से होता है। अब देख लो, एक में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप, ये ग्रुप मान लो यहाँ से निकल गया, और क्या हो जाएगा H2O, डिहाइड्रेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ये ग्रुप निकल गया। डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कहीं का भी अगर वाटर मॉलिक्यूल निकालो, सपोज करो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, मतलब एक तरह से पूरे एरोमेटिक रिंग बन जानी है, और ये इसी तरह से लगा रहेगा CH2 CO COH। लेकिन मतलब क्या क्या निकाल लिया आपने, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, तो यू विल गेट फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, दिस वन इज फिनाइल पायरुविक एसिड। किसके आपको पता था कि पायरुविक एसिड में क्या होता था, COH CO CH3 था, लेकिन CH2 फिनाइल लग गया था, दिस इज फिनाइल पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे होता है ट्रांस एमिनेशन, रिडक्टिव ट्रांस एमिनेशन। गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो कोई एमिन, यहाँ पे क्या है CH2, यही वाला, COOH सेम लगा हुआ है, बस क्या हुआ CO डबल बॉन्ड O चेंज टू द NH2। मैंने आपको बताया था जब भी आप कभी सिप बेस बनाते हो तो सिप बेस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O की जगह लग के जाता है COONH। ठीक, सिप बेस का मतलब कोई एमीन की रिएक्शन करा दो अगर कार्बोनिल से तो इट विल चेंज टू द COONH, लेकिन वो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड NH, जहाँ पे कार्बोनिल रहेगा। इस कार्बोनिल को तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू द सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको लिखा गया रिडक्टिव ट्रांस एमिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 सिप बेस बनाने के बाद एमीन बनेगा, तब इसलिए सिंपली एक लाइन में लिख देते हैं रिडक्टिव ट्रांस एमिनेशन, दैट विल COOH CH NH2 and now this is known as your phenylalanine, and यही this is very important amino acid for the biosynthesis of flavonoids. क्लियर गाइस। नाउ यहाँ पे देख लो CO2 हुआ, CO2 से क्या निकल गया, COH, लेकिन यहाँ पे H2O नहीं हुआ है। H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है इसका मतलब OH ग्रुप इंटैक्ट होगा। अब यहाँ पे कैसे रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन किसने कर लिया, कोएंजाइम। आपको जैसे मैंने बताया था विटामिन बी में कोएंजाइम, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन कौन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा ये एंजाइम NADH के प्रेजेंस में, और ये एरोमेटाइज कर जाएगा, बट विद द OH इंटैक्ट होगा इसमें। तो दिस वन इज CH2 COH। तो ये इस वाली रिएक्शंस को यहाँ पे भी वही रिडक्टिव ट्रांस एमिनेशन एंड इट विल चेंज इनटू द NH2, तो CH2 CH NH2 COH विथ OH, इसी को आप क्या बोलते हो, टायरोसिन। दिस इज another different type of amino acid which is used in the biosynthesis of flavonoids. Okay,
तो ये हो गया phenylalanine, this one is tyrosine and this one is tryptophan. These are 3 amino acids which are present in your synthesized by your cyclic acid pathway. अब मैं आपको यहाँ से सिंपल से एक चीज़ मैं बता दूँ कि यही आपका जो होता है आपका फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन आपका बनाता है चालकोन। चालकोन का स्ट्रक्चर आप देख लो, इस तरह से होता है। दिस वन इज चालकोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग ए एंड रिंग बी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चालकोन। और यही चालकोन विल कन्वर्ट इनटू द फ्लेवेनॉन। और आपको पता है कि अगर फ्लेवोनॉन बन गया तो वहाँ से आप फ्लेवोन बना सकते हो, वहाँ से आप एंथोसाइनिन बना सकते हो, जो डिफरेंट टाइप के थे, फ्लेवोनॉल बना सकते हो, लेकिन आइसोफ्लेविनॉल बनता है आपका चालकोन से। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमें क्या बनाना था, सिंपली सिर्फ फिनाइल एलेनिन जो कि सिकमिक एसिड पाथवे ने बनाया। सिकमिक एसिड पाथवे ने चालकोन बनाता है, उससे मिलकर कई स्टेप में चालकोन बनता है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपसे क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता। फिनाइल एलेनिन बनेगा सिकमिक एसिड पाथवे से, वो बनाएगा चालकोन। चालकोन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग 2 एरोमेटिक रिंग, रिंग ए एंड रिंग बी, जो कि इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को ज्वाइन किए रहते हैं। ये चालकोन विल चेंज इनटू द आइसोफ्लेविनॉल एंड आइसोफ्लेविन एंड फ्लेवोनॉन में। एंड अगेन अगर फ्लेवोनॉन बन गया तो आपको फ्लेवोनॉल, एंथोसाइनिन, फ्लेवन सारे आपके फ्लेवोनाइड्स बन जाएंगे। वन मोर थिंग गाइस, कि आपको ये बोला जाता है कि आप में, जैसे आपको मैंने बताया था कि इन द आइसोफ्लेवोनाइड्स इट कंटेन्स 15 कार्बन, 15 कार्बन को होता है। इस 15 कार्बन में जो रिंग ए होती है आपकी, रिंग ए के पास 6 कार्बन होता है। रिंग बी एंड रिंग सी मिला के इसमें 6, इसमें 3 कार्बन, तो टोटल कितने हो गए आपको याद होगा अगर मैंने बताया था इस तरह से। दिस वन इज रिंग ए, रिंग बी, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ लगा होता तो ये रिंग सी, तो इसमें 6 कार्बन, ठीक, ये इसमें 6 कार्बन, ये, और ये जो 3 कार्बन की रिंग है ये, तो यहाँ पे टोटल हो गए 9 कार्बन एंड ये हो गए 6 कार्बन। तो ये जो 6 कार्बन आता है, ये आता है आपका चालकोन की सिंथेसिस में, या तो आप कह लो ये 6 कार्बन बनाता है एसीटेट पाथवे से, जो मैंने आपको टर्पिनाइट के लिए बताया था, वो 6 कार्बन आता है एसीटेट पाथवे से। और ये 9 कार्बन आते हैं आपके सिकमिक एसिड पाथवे से, सिकमिक एसिड पाथवे से, ठीक। यही दोनों सिकमिक एसिड पाथवे से, मतलब जो मैंने फिनाइल एलेनिन बताया था वो सिकमिक एसिड पाथवे से आया है, और दूसरा जो आपका चालकोन बनता है वो आता है आपका कहाँ से, एसीटेट पाथवे से। तो ये दोनों सिकमिक एसिड पाथवे का फिनाइल एलेनिन एंड एसीटेट पाथवे के दोनों कंबाइंड होकर चालकोन बनाते हैं, और चालकोन से फिर आपका बनता है फ्लेविनॉन, आइसोफ्लेविनॉन, and this flavinon again change into the flavanol, anthocyanin and flavon. Guys, this is all about your biosynthesis and this is all about your flavanols. Okay, in the next class I will discuss about the alkaloids. Okay, and probably this will be the last class of this natural product series, and then we will solve some NET and GATE problem on the basis of this natural products. Thank you very much.